तो 2024 में मोदी को घेरने के लिए विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में है। इसके लिए पटना में बाकायदा एक बैठक की गई और इस मीटिंग में फिलहाल विपक्ष के किसी एक नेता का नाम जो है वो तय नहीं हो पाया। इसको लेकर बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। इस बैठक को बीजेपी ने गांठ वाली रस्सी कहा। तो वहीं पटना की बैठक में दल तो मिले लेकिन दिल मिलते हुए नहीं दिखे, क्योंकि केजरीवाल ममता का कांग्रेस के साथ पेच फंसा हुआ है। इसका यूं कह सकते हैं कि पटना में अभी मोदी को हराने वाले फॉर्मूले पर बात नहीं बन पाई है। इधर सबसे बड़े प्रदेश में भी विपक्षी एकता को डेंट लगता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अखिलेश के साथ जयंत ने भी बैठक से दूरी बनाए रखी और मायावती तो पहले से ही गठबंधन से किनारा कर चुकी है। वहीं बीजेपी का दावा है कि मोदी योगी के काम से प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतेंगे। पटना सिर्फ एक तस्वीर, मोदी बड़ी लकीर। और ये सब कुर्सी के लिए इकट्ठा हुए हैं और कुर्सी के इकट्ठा होने में नेता भी तय नहीं है और वहाँ पर गंभीरता की बातें, शादी की बातें हो रही है और शादी की बात जब हुई है इसका मतलब उनको देश की चिंता नहीं है, न ही उन्हें चुनाव की चिंता। मिशन 80 वर्सेस विपक्ष की गांठ वाली रस्सी। ये पुरानी गठरी में नई गांठ है। आपको याद होना चाहिए कि ज्यादातर वो पार्टियां हैं जो पार्टियां के एक साथ कहीं न कहीं पहले भी लड़ चुकी हैं। 2014 रहा हो, 2019 रहा हो, सब मिलके लड़े हैं। विपक्ष पर बीजेपी का उल्लू बंदर वाला प्रहार। वो अपने दिल बहलाने के लिए कभी पैदल चल देते हैं, कभी बंदर की तरह ट्रक में बैठ जाते हैं। उसके बाद ये अखिलेश कहें कि 9 साल में कुछ किया नहीं, तो मैं तो यही कहूंगा सूर्य निकले उल्लू को न दिखाई दे, सूर्य का कोई दोष नहीं। मोदी योगी के काम 24 में 80 का इंतजाम। स्वाभाविक रूप से सभी विपक्षी पार्टियां जो एक साथ आएंगी आपस में सहमति के आधार पर हर मामले को हल कर लेंगी। अभी तो बैठक की शुरुआत हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। विपक्षी गठबंधन होगा, 2024 में भाजपा की विदाई भी होगी। विपक्षी एकता को डेंट, माया मिली न जयंत। अब उत्तर प्रदेश का जनमानस महंगाई से, बेरोजगारी के दंश से, भ्रष्टाचार के दंश से झेल चुका है और निश्चित तौर पे 2024 में परिवर्तन जरूर होगा। और अब वक्त है महाबहस के 3 राउंड के सवाल का। एक एक करके आपको दिखाते हैं कि आज कौन से सवाल हम सभी पैनलिस्ट से पूछने जा रहे हैं। तो सवाल नंबर 1, फर्स्ट राउंड में सभी पैनलिस्ट से हम पूछेंगे, पटना सिर्फ एक तस्वीर, मोदी बड़ी लकीर। ये एक बड़ा सवाल है। पटना में विपक्षी एकता के लिए मीटिंग तो बुलाई गई, लेकिन क्या सब कुछ ठीक है? दल तो मिल गए, दिल मिले कि नहीं? सवाल नंबर 2, राउंड 2 में सभी से पूछेंगे, विपक्षी एकता को डेंट, माया मिली न जयंत। उत्तर प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो क्या विपक्षी एकता को डेंट लगा है? मायावती इस मीटिंग से दूर थी, जयंत चौधरी का भी साथ नहीं मिला, ले देकर अखिलेश यादव भी मीटिंग में पहुंचे। इसके अलावा सवाल नंबर 3, डिबेट के अंतिम पड़ाव में हम सबके सामने रखेंगे, मोदी योगी के काम 24 में 80 का इंतजाम। बीजेपी पूरी तरीके से अपनी विकास योजनाओं और विकास के मुद्दे और सबको साथ लेकर चलने के मुद्दे को लेकर मैदान में है। क्या वहीं से 80 में से 80 सीटें जीतने का फॉर्मूला मिलेगा? और चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मनीष शुक्ला जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, अनुराग भदौरिया जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, अनिल दुबे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आरएलडी प्रवक्ता, विजय मिश्रा जी प्रवक्ता बसपा हमारे साथ हैं और राजनीतिक विश्लेषक राकेश गोयल जी भी जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम रुख करेंगे अनुराग भदौरिया जी का। अनुराग जी, ये बताइए, पटना में बहुत बड़ी बैठक हुई, लेकिन नतीजा क्या निकला? आप लोग बार बार विपक्षी एकता की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी दोनों को कांग्रेस से समस्या है। केवल आप यूपी की बात करें तो जयंत चौधरी दूर, मायावती दूर, ले देकर समाजवादी पार्टी वहां पर पहुंची है और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें से भी अरविंद केजरीवाल गायब थे, स्टालिन गायब थे। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी को मन बहलाने के लिए ये सब चीजें बहुत अच्छी है। अब पहले तो ये कह रहे थे देखो वहां कोई नहीं पहुंचेगा, तो लगाए कैमरा, भारतीय जनता पार्टी देख रहे थे कौन आया, कौन गया, कौन आया, कौन गया। जब सब आ गए, अरे तो भैया सब आ गए, अब क्या करें, अब कैसे इसमें खोजा जाए? तो भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन नहीं था, किससे क्या बात हुई, किसके साथ किसने खाना खाया, किसने जूता पहना था, किसने चप्पल पहना था, किसने गमछा डाला था। अरे भैया, आपको बस यही रह गया कि विपक्ष के बारे में चिंता करना। आपको चिंता जनता की करनी है।
कि आप ये जैसे गांव में नहीं होता कि किसी के यहाँ कोई फंक्शन होता है तो विपक्षी बैठ के इंतजार करते हैं उसमें से कमियां क्या निकाले। अरे आप कमियां निकालने के लिए बैठे हो कि आपको जनता ने चुना था, कि जनता के लिए आपने क्या किया बताओ ना। किसान के लिए आपने क्या किया, युवाओं के लिए क्या किया, महंगाई के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या किया, गड्ढे मुक्त सरकार जो सड़क होनी थी उसके लिए क्या किया, स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए क्या किया, बताओ आप। महिला सुरक्षा के लिए आपने क्या किया, वो तो आप बता नहीं रहे हो। आप विपक्ष को देख रहे हो, विपक्ष क्या कर रहा नहीं कर रहा। राष्ट्र के मुद्दे पे पूरा विपक्ष एक है, सुन लीजिए। और विपक्ष ने तय कर लिया है कि राष्ट्र के मुद्दों पे सब मिलकर एक साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की विदाई 2024 में तय है। अब विदाई से खड़बड़ाए हैं, परेशान है। भाई परिवार होता है, परिवार में जब चार भाई बैठते हैं तो किसी न किसी बात पे मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। अब ये मतभेद को मनभेद समझ बैठे हैं तो ये बाहर बैठे जो होते नहीं, जो लोग खुश हो रहे हो, जबरदस्ती खुश हो रहे हैं, नहीं चलो चलो ठीक 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 आप फलाने। अच्छा ठीक है, मनीष शुक्ला जी को मैं चर्चा में ले आती हूँ। मनीष शुक्ला जी ये बताइए, यहाँ तो अनुराग भदौरिया जी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आप तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने हुए जा रहे हैं, वो अपनी बैठकें कर रहे हैं, चुनावी रणनीति पर मंथन कर रहे हैं। देखिए पटना में जो लोग एकत्रित हुए हैं, अगर एक लाइन में कहे तो परिवार की राजनीतिक सत्ता और राजनीतिक सत्ता के द्वारा जनधन की जो लूट हुई थी, जो संपत्ति बनाई गई है, उसको बचाने वाले लोगों की बैठक मात्र थी। अच्छा आप देखिए पूरी लिस्ट देखिए, उसमें कोई नया नाम नहीं है। उसमें दो तरह के दल शामिल हुए, एक जो पूर्व में कांग्रेस के साथ हैं, जैसे महाराष्ट्र में एनसीपी और शिवसेना ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है। बिहार में जेडीयू और आरजेडी ऑलरेडी कांग्रेस के साथ है। जम्मू कश्मीर से पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये दोनों लोग स्वाभाविक रूप से कांग्रेस के साथ नजर आते ही आते हैं। दूसरे तरह के दल कौन है? ममता बनर्जी जो ये चाहती है कि कांग्रेस बंगाल छोड़ दे, अरविंद केजरीवाल जो चाहते हैं कि दिल्ली और पंजाब कांग्रेस छोड़ दे। देश की जनता चाहती है, भदौरिया जी तो बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है उत्तर प्रदेश में, ये अनुराग भदौरिया जी से पूछ लीजिएगा कि कांग्रेस को क्या देने वाले क्या नहीं देने वाले। इसलिए मैं सपा पर नहीं टिप्पणी करता। और देखिए अब इनको परेशानी इस बात से है कि हमारा गठबंधन कैसे होगा। इनको परेशानी जनता के साथ नहीं, जनता की समस्या की नहीं। इस तरीके से मान सम्मान भारत का पूरे विश्व में बढ़ाया है। अरे भैया पहले देश का तो सम्मान बचा लो। मणिपुर जल रहा है, उसके बारे में दो शब्द बोल दो। मणिपुर जल रहा है, ये अपना देश है, शक्ति के रूप में मणिपुर अपने ही देश में आता है, उसके बारे में दो शब्द बोल दो, अच्छा लगेगा। देश सुन रहा है आपको, पूरा मणिपुर जल रहा है, जिसके बारे में एक शब्द बोलने को आप तैयार नहीं हो। एक शब्द आपने नहीं बोला। किस तरह से वहाँ पे जंतर मंत्र पे देश की पहलवानों को घसीटा गया, महिला पहलवानों को, जो देश का सम्मान थी, तिरंगा लेके वो देश के लिए दौड़ती थी, उनके बारे में आपसी वाद विवाद से बचिए, दोनों को मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का। ठीक है, मणिपुर के बारे में बोलने में क्यों घबराते हैं? किसान को खालिस्तानी पाकिस्तानी बताने वाले लोग जो किसान की इनकम पूरी नहीं कर पाए। ठीक है मनीष शुक्ला जी, आप दोनों शांत होइए। अनुराग जी, मनीष जी और पीसीआर एक बार मनीष जी का ऑडियो चेक करिए, शायद कुछ क्लियर नहीं आ रहा है। ठीक है रुक करेंगे अनिल दुबे जी का, आरएलडी प्रवक्ता हमारे बीच में। अनिल दुबे जी, आपने तो पटना में जो महामंच या विपक्ष की बड़ी बैठक थी उसमें स्वास्थ्य कारणों का हवाला देके दूरी बना ली, लेकिन पॉलिटिक्स में तो इसे अलग तरीके से देखा जाएगा। विपक्षी एकता के मंच का जो प्रदर्शन हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें आपकी पार्टी गायब थी। देखिए आस्था जी, स्वास्थ्य कारण नहीं थे, ये कहां से उड़ाई जा रही है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी बाहर हैं, वो इंडिया में नहीं हैं और वो पारिवारिक समारोह में भाग लेने बाहर गए हैं। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने चिट्ठी में बताया कि आपके इस बैठक को, आपके एजेंडे को हमारा पूर्ण समर्थन है और जो विपक्षी एकता के आप जो प्रयास कर रहे हैं, हम उस पूरे प्रयास में आपके साथ हैं। अब उसके जो अर्थ लगाए जा रहे हैं उसका अर्थ कुछ नहीं है। विपक्ष के साथ हैं और उत्तर प्रदेश में हमारा समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन है और इस गठबंधन को हम और बड़ा करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो श्री नीतीश नहीं, लेकिन केंद्र के चुनाव में अगर आप कांग्रेस के साथ जाइएगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने तो अभी डिक्लेयर नहीं किया है कि वो कांग्रेस के साथ जाकर चुनाव लड़ेगी। यहां तो नीतीश कुमार और केसीआर के साथ मिलकर एक अलग मोर्चा बनाती हुई दिख रही है सपा। आप सलाह दे रहे हैं कि मायावती जी भी आपके साथ आ जाएं? नहीं, हाँ, हम तो ये चाहते हैं कि जो समान विचारधारा के दल हैं वो एकजुट हों और भारतीय जनता पार्टी को सीधे मुकाबले में परास्त किया जाए। चलिए ठीक है, मनीष जी हाथ उठा रहे थे, वो कुछ कहना चाहते हैं। मनीष जी 10 सेकंड और उसके बाद रुक करेंगे विजय मिश्रा जी का। देखिए आस्था जी, उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में अगर बोले
तो बसपा मायावती नहीं गई उस बैठक। अब दुबे जी जो भी तर्क रखे, लेकिन जयंत जी उस बैठक में नहीं गए और सबको ये पता है कि बागपत के नगर पालिका के चुनाव में क्या हुआ। तो निश्चित रूप से ये अवसरवादी गठबंधन बनाने का प्रयास है और 0 सीट उत्तर प्रदेश में पूरे विपक्ष को मिलने वाली है। इस भय से ये एक साथ होने का जो प्रयास कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश और देश की जनता उसको विफल करेगी, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश फिर से दंगा प्रदेश नहीं चाहिए, अपराधियों का प्रदेश नहीं चाहिए, अंधेरे का प्रदेश चाहिए और नौकरियों को लूटने वाला प्रदेश नहीं चाहिए जो अखिलेश यादव के राज में हुआ करता। ठीक है विजय मिश्रा जी, बसपा की तरफ से सवाल आपसे यही कि विपक्षी एकता को समर्थन नहीं है बहन जी का, यही समझा जाए, यही आंका जाए? ना मिलना, एक दूसरे पर टिप्पणी करना, ये बहुत ही गलत है। और बहन जी पहले कह चुकी है कि पहले आप विश्वास जीतिए और उसके बाद विपक्षी एकता मजबूत करिए। और उन्होंने कहीं ऐसा नहीं कहा कि हम साथ नहीं देंगे, हम साथ रहेंगे। उन्होंने पहले दिन की ट्वीट करके लोगों को ये बताया कि आज जो देश में हो रहा है, मणिपुर जल रहा है, दलितों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, उस पर भाजपा सरकार या समाजवादी पार्टी का ध्यान नहीं जा रहा है और ना वो जनता में अपना विश्वास बना पा रही है। मणिपुर में जिस तरह दलितों के साथ, कमजोर वर्गों के साथ आगजनी हो रही है, उनके साथ उनको मारा पीटा जा रहा है, ना तो अमित शाह जी वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो मान लीजिए फोटो इवेंट में लगे हैं, अपना कर रहे हैं काम। लेकिन आप ये सोचिए कि एक प्रदेश में आग लगी है और देश में इस तरह के अगर आयोजन किए जाएंगे, विपक्षी एकता का ऐसा मीटिंग होगा, तो ये कैसे मैं मान लूं कि देश के लोग इस तरह एकजुट हो पाएंगे जब तक आप उनके दर्द को नहीं समझेंगे जहां आगजनी हो रही है। विपक्षी एकता को समर्थन है कि नहीं आपका? आपकी तरफ उम्मीद लगा रही है आरएलडी और सपा तो कहती है आशीर्वाद मिल जाए बहन जी का। नहीं, आरएलडी उम्मीद लगा रही है, सपा कहती है, लेकिन पहले ये सब विश्वास तो बनाए, हम इनको समर्थन दें। लेकिन इनका विश्वास ही, ये तो खुद ही बिखर जाते हैं। एक मीटिंग करने के बाद तेलंगाना में मीटिंग हुआ था, वहां बिखर गए, पटना अच्छा, में किस हुआ। मुद्दे को लेकर पेच फंसता है विजय मिश्रा जी? आपने कहा सब बिखर जाते हैं, किस मुद्दे को लेकर पेच फंसता है? सीटों के बंटवारे को लेकर, या फिर जैसे बीजेपी कह रही है कि बिना दूल्हे की बारात है विपक्षी गठबंधन, कौन चेहरा होगा? बीजेपी, मैंने कहा ना, बीजेपी तो ना चाहती है कि विपक्ष को और ना चाहती कि देश की जनता एक तरह रहे। क्योंकि अमित शाह जी का एक बयान अभी आया, मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा मैं विपक्ष को एकजुट नहीं होने दूंगा। जब उनकी मानसिकता इतनी खराब है कि विपक्ष को एकजुट नहीं होने देंगे, तो देश की जनता को एकजुट कैसे देखना चाहते हैं? ठीक है, अनिल दुबे जी इसका जवाब देना चाहते हैं। ठीक है विजय जी, जवाब ले लीजिए। अनिल दुबे जी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए अनिल जी। नहीं, मनीष जी कह रहे थे कि जो है विपक्षी एकता पर बोल रहे थे। मनीष जी को ये बताओ नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया था, जो देश के साथ कहा था कि नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात थी, कितने लोगों को रोजगार मिल गया? भाई मनीष जी अपनी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अच्छे ढंग से अपनी बात को, बीजेपी को डिफेंस कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से देश की जनता जो है नाराज है और देश की जनता बदलाव चाहती है और इसीलिए लेकिन ये आप किस बिना पर कह रहे हैं अनिल जी? आपका सवाल मैं मनीष शुक्ला जी के पास ले जाऊंगी। अनुराग जी भी हाथ उठा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन आपने कहा देश की जनता नाराज है बीजेपी से। आपको कह रहा हूं, इन्होंने कहा, कहने का आधार क्या है? आप मुझे समय दीजिए। 2022 तक किसानों की आमदनी 2 गुनी करने के लिए का वादा किया था। 2023 आ गया, किसानों की आमदनी नहीं हुई, किसानों की लागत 4 गुना जरूर बढ़ गई। नौजवानों को 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष रोजगार का वादा था, लेकिन आप ये देखिए कि कितने लोगों को नौजवानों को रोजगार मिला। महंगाई कितनी चरम सीमा पर है, सारे वर्ग के लोग तबाह हैं, सारे लोग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं और यही कारण है कि आज विपक्ष पटना में इतना एकजुट हुआ है और ये विपक्ष की पहली बैठक है। अभी आगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता बदलना चाहती है और जनता के साथ सारे दलों को इकट्ठा होना पड़ेगा। ठीक है, अनुराग जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जैसे आप पूछो बेरोजगारी के बारे में, तो कहें क्या हम कहेंगे भाई बेरोजगार क्या? अरे बेरोजगारी, बेरोजगारी। फिर बोलो महंगाई, बोला क्या? कहे जनता करी महंगाई, अच्छा महंगाई, ठीक। और बोलो मणिपुर, कहाँ है मणिपुर? अरे हाँ, अच्छा हाँ, ठीक। अरे भैया, आपको महिला समस्या नहीं दिखाई पड़ती, मणिपुर नहीं दिखाई पड़ता, महंगाई दिखाई नहीं सुनाई पड़ती, बेरोजगारी दिखाई सुनाई नहीं पड़ती, आप कैसी सरकार चला रहे हो यही नहीं समझ में आ रहा है।
आप ये तो बताओ, मणिपुर के बारे में बोलने में घबराते क्यों? मणिपुर जल रहा है, आप ये बोलने से कतराते क्यों? देश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का जवाब देना चाह रहे हैं मनीष जी, कहीं बाहर का नहीं है। जब मणिपुर की बात होती है तो आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते, क्यों भाई? क्यों मणिपुर पे नहीं बोलना चाहते? और कितने आपके नेता बताइए जिस तरह से हमारे जो पहलवान, हमारी महिला पहलवान बैठी रही जंतर मंतर पे, कितने लोगों ने बोला आपके भारतीय जनता पार्टी, कितने लोग गए उनके समर्थन के लिए कि भाई देश की मिला है, कैसे डाउन कर दिया, चले जा रहा, चले जा रहा। जवाब ले लीजिए, कितने लोग खड़े हुए? देखिए अनुराग जी जवाब ले लीजिए असली मुद्दों पे। लेकिन हाँ, ठीक है, आपको फुर्सत है कि पटना भाई में देखिए ये तो उसके बारे में बात करने के लिए बोलिए आपके मनीष पास जी। समय है। उसके देखिए आस्था जी, एक तो सबसे अच्छा है कि न्यूज 18 यूपी में डिबेट के दौरान हास्य का भी पुट अनुराग भदौरिया जी दे देते हैं कि में नेता क्या क्या करते रहते हैं, लोग इनको देखकर हंसते, कम से कम वो भी खुश हो लेते हैं कि समाजवादी पार्टी के जवाब सुन लीजिए अनुराग जी। जो ऐसे में कभी ऊपर चल जाना, हाथ हिलाना, जब डिबेट में बैठे हैं तर्क से बात करिए, थोड़ा शालीनता का परिचय दीजिए। ये समाजवादी पार्टी का कार्यालय नहीं है कि जहाँ जिस तरह से मन उस तरह से हाथ चलाइए, उस तरह से बोलिए, कोई शालीनता कम से कम करिए। 24 अनुराग जी जवाब सुन लीजिए। दूसरी बात, मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं आपकी बात का। एम्बुलेंसों की हालत क्या है? एम्बुलेंस की सारी बातों का जवाब दे रहे हैं, वो सारी बातों का जवाब दे रहे हैं। आप धैर्य रखिए, जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, जवाब सुन लीजिए। और राकेश गोयल जी भी इंतजार कर रहे हैं हमारे बीच में। मनीष शुक्ला जी, उसके बाद राकेश गोयल जी का मैं रुख करूंगी। बोले मनीष। बिल्कुल आस्था जी, आस्था जी देखिए अनुराग भदौरिया जी इसलिए नहीं सुनना चाहते या आपकी डिबेट को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, क्योंकि जैसे सपा की बात होगी तो लोगों को याद आ जाएगा कि किस तरीके से इस प्रदेश को गुंडे चलाए करते थे, माफिया चलाए करते थे, किस तरीके से अंधेरे का प्रदेश था अखिलेश यादव के समय में, किस तरीके से जब नौकरियां निकलती थी सरकारी क्षेत्र में तो चाचा भतीजे झोला लेके निकल पड़ते थे पूरे प्रदेश में वसूली करने, वो ध्यान में आ जाएगा। किस तरीके से सड़क बदहाल थी, किस तरीके से उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की खरीदारी नहीं होती थी किसानों की, किस तरीके से गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ करता था, ये ध्यान में लोगों को आ जाएगी। और मेरा एक निवेदन है न्यूज 18 यूपी से कि ऐसे लोगों को जो डिबेट नहीं चलने देना चाहते तो कम से कम उनको। अनुराग जी, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं करवाती हूँ, मैं किसी का ऑडियो डाउन नहीं कराती हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। आप शांत हो जाइए, उनको बात पूरी कहने दीजिए। मैं आपको अलग से समय दे दूंगी, अलग से समय मिल जाएगा आपको अनुराग जी। मैं ऑडियो किसी का डाउन नहीं कराना चाहती। आप बाकी पैनलिस्ट के पीछे लगातार बोलेंगे इस तरह। उनकी पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी इसी चरित्र की है, वो जनता की आवाज को दबाती है और चैनलों पर बैठकर सोचती है हल्ला मचाएंगे, शोरगुल करेंगे तो इनके जो पुराने कर्म है वो सामने नहीं आएंगे। लेकिन आपके इसी आचरण के नाते से भी आप जब चैनल पर डिबेट करके जाते हो भदौरिया जी ना, तो जनता आपका कुछ वोट कम कर देती है। अखिलेश यादव को बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता को एक दिन याद है जब हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, त्योहारों पर दंगे हुआ करते थे, दुर्गा प्रतिमाएं जलाई जाती थी, अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा को रोक दिया जाता था, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर कांड होता था वहां लोग ठंड में ठिठुरते थे और आप सफाई में नाच देखा करते थे। अखिलेश यादव किस तरीके से किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता था, गेहूं और धान की खरीदारी नहीं होती थी, नौकरियों को लूटा जाता था। ठीक है मनीष जी, ठीक है 5 सेकंड अनुराग भदौरिया जी, उसके बाद राकेश गोयल जी का मैं रुख करूंगी। ठीक है मनीष जी, आपने सारी बातों को रखा, आपने बताया सपा सरकार में क्या नहीं होता था, आप लोगों ने क्या क्या सुधारा है। अब अनुराग जी जवाब देना चाहते हैं, बोलिए अनुराग जी। सरकारी नौकरियों को लूटने के लिए, विद्यार्थियों का जो उनका अधिकार था उसको लूटने के लिए ये लोग झोला लेकर निकल पड़ते थे। उत्तर प्रदेश की जनता को याद है, नाम बताइए कौन कौन सी स्मार्ट सिटी बनाई है? स्मार्ट सिटी हमने तो स्मार्ट सिटी बनाई, स्मार्ट गांव बनाए, आपने कोई स्मार्ट विलेज बनाया तो नाम बता दीजिए, एक आध स्मार्ट विलेज बताइए। तो आपके पास स्मार्ट विलेज बताने को नहीं है। समाजवादी भाषा का प्रयोग करते लोहिया ग्राम आवास योजना के तहत, जनेश्वर मिश्र आवास योजना के तहत हमने स्मार्ट विलेज बनाए थे। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। देखिए आपसी वाद विवाद से कुछ भी हासिल नहीं होगा। आप दोनों की बात जनता तक क्लैरिटी से नहीं जाएगी। राकेश गोयल जी इंतजार कर रहे हैं, आप दोनों शांत होइए। राकेश गोयल जी से मेरा सवाल है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच में है। माफी के साथ राकेश जी, मैं आपके पास जरा देरी से आ रही हूँ। आप देख ही रहे हैं कि किस तरह वाद विवाद की तरफ ये डिबेट जो है अब जा चुकी है। लेकिन बतौर राजनीतिक विश्लेषक, पटना में हुई इस बैठक को लेकर विपक्ष कह रहा है ये तो अभी शुरुआत है, ये तो पहली बैठक है, आपको क्यों परेशानी हो रही है? ऐसी आगे भी बैठ के होंगी और विपक्ष एक है।
लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का यह कहना है कि यह प्रयोग तो 2019 से भी पहले हुआ था, तब सहमति नहीं बन पाई, तो अब क्या बनेगी? ये तो परिवारवाद और अवसरवाद के गठबंधन है। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है, जब 17 दल की जगह अगर 34 दल भी एक साथ आते हैं तो इनके पास कोई मोदी योगी की कोई काट नहीं है, क्योंकि इस विपक्षी जो एकता के नाम पे सबकी ढपली, सबका अपना अपना राग अलग अलग चल रहा है। लालू जी आम आदमी को, केजरीवाल जी को लताड़ रहे हैं, उधर ममता लेफ्ट को लताड़ रही है, अखिलेश जी कांग्रेस को नसीहत दे रहे हैं कि आप यहाँ इसे इलेक्शन मत लड़ो। अरे ये हो क्या रहा है? ये कुछ भी नहीं है। और ये गठबंधन की जगह ठगबंधन के सामने नजर आ रहा है। लोग समझते हैं इस चीज को। मोदी जी का, योगी जी का जो बंधन है, धर्म का बंधन है, वो प्रेम का बंधन है, वो कर्म का बंधन है। उनका जो कर्म तरीके से जितने कार्य कर रहे हैं, आज जीडीपी में जो ग्रोथ दिखने को मिल रही है, विदेशों में जाके जिस तरीके से लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं, जितना एफडी आ रहा है, जैसे भारतीय रोजगार की कर रहे हैं, इतनी इंडस्ट्रीज आ रही है, इतने इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में आ रहे हैं, ये आज तक ये नहीं लेकर आ पाए कोई भी। तो क्या आपको लगता है कि विकास के भरोसे, काम के भरोसे उत्तर प्रदेश से मिशन 80 को पूरा करने का सामर्थ्य रखती है भाजपा? मिशन 80 पूरा हो जाएगा? मिशन 80 मुझे लगता है बीजेपी 80 में से 80 सीटें ही लेके आएगी। 24 बहुत बड़ा एक नंबर है। चलिए ठीक है, ठीक है राकेश जी, आप डिबेट क्योंकि अंतिम पड़ाव में है, उससे पहले एक सवाल मनीष जी से मैं पूछना चाहती हूं और उस पर अनुराग जी भी जवाब देंगे। साक्षी महाराज का बयान आया है, मैं वो बयान पढ़ देती हूं। उन्होंने राहुल गांधी के लिए लिखा है कि अपना दिल बहलाने के लिए कभी पैदल चलते हैं, कभी बंदर की तरह ट्रक में बैठ जाते हैं। शब्दों पर गौर करिएगा। अखिलेश यादव को लेकर कहा है कि अखिलेश कहें कि 9 साल में कुछ नहीं किया, तो मैं कहूंगा कि सूर्य निकले और उल्लू को दिखाई ना दे, तो उसमें सूर्य का कोई दोष नहीं। देखिए, कुल मिला के उस बैठक में एक अच्छी चीज कांग्रेसियों के लिए आई है। तो हो सकता है लालू जी की अगुवाई में राहुल जी की शादी हो जाए। इतनी ही एक खुशी की खबर कांग्रेस के लोगों के लिए। हमको लगता है देश के सभी लोग कम से कम शुभ अवसर पर खुश होते हैं। यही सनातन संस्कृति है। रहा सवाल साक्षी जी के बयान का, तो शब्द से ज्यादा जो उनकी भाव है कि जो उछल कूद है राहुल गांधी की, दरअसल उनका कोई राजनैतिक कदम नहीं है, बल्कि जिस तरीके से उनको उनके भाषण के नाते से, उनके बयान के नाते से, एक पिछड़े वर्ग के जात के खिलाफ बोलने के नाते से उनकी सदस्यता गई है। ठीक है, उसके नाते से जो उनके अंदर क्षोभ है, उसके नाते से इधर उधर। ठीक है अनुराग जी, 20 सेकंड। देखिए, जो भाषा शैली का इस्तेमाल साक्षी महाराज जी कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और संस्कार के खिलाफ है। इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी खिसियाई हुई है, भदौरिया जी, स्वामी प्रसाद जी जिस भाषा का प्रयोग करते हैं, आजम खान जिन शब्दों का प्रयोग किया करते थे, व्यक्तिगत हमले से आपके मुलायम सिंह यादव जी जिन शब्दों का प्रयोग कर चुके हैं, तमाम नेता, आपका जो मीडिया सब जिन शब्दों का प्रयोग करता है, किसी के बारे में उसके बारे में जरा बताइए। आपका जो अधिकृत हैंडल है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए ठीक है, समय खत्म हो गया मेरे पास, समय खत्म हो गया मेरे पास। तो कुल मिलाकर 2024 के लिए अपने अपने खेमों को मजबूत करने में जुट गया है सत्तारूढ़ दल भी और विपक्षी पार्टियां भी। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आरएलडी और बसपा ने पटना में हो रही बैठक से खुद को दूर रखा। इसके लिए अलग राजनीतिक कयास लग रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष कह रहा है कि ऑल इज वेल और बीजेपी के खिलाफ ये मोर्चा मजबूत है, पूरी तरह से एका है सबके बीच में, और इस बार 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा। खैर, इस दावे की हकीकत में अभी वक्त है, लेकिन आज मैं आपको 1996 में इस्तीफा देने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने लोकसभा में दिए भाषण में क्या कहा था वो दिखाना चाहती हूं। पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करता। सिर्फ सत्ता के लिए गठबंधन करने से अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी नहीं छूना चाहता। ये शब्द थे अटल बिहारी वाजपेयी के, लेकिन आज एक बार फिर ऐसा लगता है मानो सत्ता हासिल करने के मकसद से महागठबंधन की कोशिशें हो रही हैं। इसे महागठबंधन से ज्यादा मोदी विरोधी गठबंधन कहना सही होगा, क्योंकि विचारधारा मिले ना मिले, सोच एक हो ना हो, बस मोदी को हराना है तो सबको साथ आ जाना है। हैरान करने वाली बात तो यह है कि कुछ नेता तो ऐसे भी हैं जो अपने पूरे जीवन भर एक दूसरे के खिलाफ लड़ते आए हैं, अलग अलग तरह के बयान और एक दूसरे को संज्ञा देते आए हैं।
लेकिन आज मोदी विरोध की वजह से एक मंच पर आने को तैयार हो गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये सभी दल सीट बंटवारे को लेकर एक मत हो पाएंगे? हाल तो यह है कि पटना में सुबह 12 बजे 15 दलों की बैठक हुई। तय हुआ कि मोदी के खिलाफ 24 में एकजुट होकर लड़ेंगे। लेकिन 4 घंटे बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो केजरीवाल और स्टालिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से गायब हो गए। यानी कि सिर्फ 4 घंटे में महागठबंधन की हकीकत सामने आ गई। अब इस महागठबंधन में क्या सच है और क्या झूठ, कुछ भी कहना मुश्किल है। शायद ऐसे ही हालात के लिए गीतकार शैलेंद्र ने राज कपूर की फिल्म जागते रहो के लिए गीत लिखा था। जिंदगी ख्वाब है, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या है और भला सच है क्या? गौर करिएगा। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या? मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।